नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। इस सफ़र का स्टार्ट करते हैं हम बिहार से। साल 2005। ये कहानी आज की जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, एक ऐसे लड़के की है जो दो भाई थे। इनसे बड़े दो भाई थे। इनका पिता का अब एक छोटा सा अब रोड का ढाबा था। सब लोग इसी में काम करते थे जब तक इनका पिता सही सलामत थे। अब किसी की अब चलती नहीं थी उनका पिता के अलावा। लेकिन जब पिता बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं, होटल में ढाबा में आ नहीं पाते हैं, तब उनके जो दोनों भाई हैं ना, एक तरह से ढाबा पर अपना कब्जा दावा कर देते हैं। और जो मेन खाना बनाने वाले थे उनका नाम था प्रेम। प्रेम को वहाँ से हटा दिया जाता है कि भाई देखो, इतना बड़ा ढाबा तो नहीं है, यहाँ पर 3-3 लोग क्या करेंगे। तो ऐसा करो, तुम अपने लिए कोई दूसरा जुगाड़ करो, कोई काम धाम करो, कहीं पर नौकरी कर लो। लेकिन प्रेम जो थे ना, वो समझते थे कि इस ढाबे में हमारा भी हिस्सा है, ये हमारे पापा का भी है। पापा के पास जाके बोलते हैं, अब पापा का जो हालत है वो ठीक नहीं है। अब क्या बोले उनसे, मन महसूस कर रह जाते हैं। भाइयों के पास आते हैं कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। भाई कहते हैं, भाई इतना बड़ा ढाबा नहीं है, इसमें हम दोनों लोगों का बड़ा मुश्किल से गुजारा हो जाएगा। लेकिन तुम अभी छोटे हो और देख लो, तुम्हारे अब जो सपने हैं यहाँ ढाबा में तो पूरा नहीं हो सकता है। तुम कहीं पर नौकरी कर लो, कोई दूसरा इंतज़ाम कर लो। अब ऐसा नहीं कि हम तुम्हें भगा रहे हैं, हम इस ढाबे से तुम्हें अलग कर रहे हैं। घर में रहना चाहो घर में रहो, खाना पीना सब कुछ तुम्हें कुछ मिलता रहेगा। प्रेम जो थे ना, जवान तो हो चुके थे, लेकिन अभी उनकी शादी ब्याह नहीं हुई थी। 23-24 साल का उम्र था और यही रह गए थे घर में कुंवारे। बाकी उनकी जो बड़ी बहनें थी उनकी भी शादी हो चुकी थी, दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। और दोनों भाइयों ने अब एकदम से छुट्टा बोल दिया कि इस ढाबा को हम संभालेंगे अपने हिसाब से। बड़ा बुरा लगा प्रेम को। उनकी माँ जिंदा नहीं थी, अगर माँ होती तो ये नौबत नहीं आती। पापा अब ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। जब वो शिकायत लेके गए थे तो समझ गए कि प्रेम पापा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। थोड़ा भाई अलग किस्म के थे, बात बात पर मारपीट पर उतर जाते थे। डरते भी थे प्रेम। अब सोच लिया कि अब इस जगह पर तो मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, अब तो हमें कहीं और ही निकलना पड़ेगा। बिहार से सीवान जिले के रहने वाले एक छोटे से गांव के अब फिर वो निकल पड़ते हैं अपने एक रिश्तेदार के पास में, जो झारखंड में अब उनका कोई कारोबार था। लकड़ी का काम करते थे, लकड़ी का तराशने का, मेज़ बनाने का, टेबल बनाने का, कुर्सी बनाने का। वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका जो रिश्तेदार है अब उनको इज्जत भी देता है कि कैसे आना हुआ भाई, तुम्हारा तो अपना कारोबार है, ढाबा है, और तुम यहाँ पर कैसे भटक रहे हो। तब प्रेम जो है ना, सब कुछ बताते हैं कि भैया अब वहाँ पर मेरा गुजारा नहीं है। मैं तो इस उम्मीद से यहाँ पर आया था कि कोई ना कोई आप मुझे सहारा दोगे। तब उनका रिश्तेदार कहने लगा कि देखो, तुम होटल के कारीगर हो, खाना बनाना जानते हो, तो किसी होटल पर जा कर के अपने लिए काम धंधा मांगो ना। हमारे पास तो लकड़ी का काम है, अगर तुम लकड़ी का काम कर सकते हो तो आज से मेरे पास में रुक जाओ। प्रेम कहने लगे, नहीं भैया, मुझे तो इसका काम का ABCD कुछ पता ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा। छोड़ो होटल का, कोई नौकरी भी दिलवा दो, कोई ऐसा काम है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कम से कम एक रहने खाने का इंतज़ाम तो हो जाए, अब बाकी बात में देखेंगे। नहीं, नौकरी नहीं मिला। उसने रिश्तेदार ने तो कोशिश किया, लेकिन इतना पढ़े लिखे नहीं थे कि वो नौकरी को पा सके। आखिरकार आसपास के जो ढाबा थे वहाँ पर जाते हैं। ढाबा वाले पूछते हैं कि भैया कौन से ढाबा में काम करके आए हो, क्या क्या बना लेते हो। ऐसे ऐसी चीज़ का नाम बताते थे, अब उनको मालूम ही नहीं था। सारा अंग्रेजी नाम, अब एकदम वो लाचार बेबस। तब ढाबा वाला कहने लगे, भैया अब आपके लिए एक ही काम है यहाँ पर, नौकरी तो हम देंगे, बस मेज़ साफ करने का, बर्तन धोने का, अगर ये तुम कर सकते हो तो तुम्हारा स्वागत है। प्रेम क्या करे, अब वहाँ से मन महसूस करके अब चल पड़ते हैं। अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमें लोग बोल रहे हैं। अब रिश्तेदार कहते हैं, भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरे से बन पड़ा अब वो मैं तो आपको कर किया, नौकरी नहीं मिली। जितना दिन आपको रहना है यहाँ पर रहो, हमारे पास में खाना पीना खाओ और अपने लिए नौकरी का तलाश करो। सही किया उसने, जो भी किया उस टाइम में प्रेम के समझ में सही आ रहा था कि ये रिश्तेदार जो भी है
हमारी मदद तो कर रहा है, इतना तो कर रहा है, हमें एक अनजान शहर में ठिकाना तो दे रहा है, रहने खाने का व्यवस्था तो कर रहा है। आखिरकार वो इधर उधर जितने अब ढाबा थे, होटल थे, सब पर जाते हैं। लेकिन अब उनके पास में कोई डिग्री थोड़ी थी। जो भी सीखा था अपने पिता से, अपने माँ से, जो भी खाना बनाना सीखा था, ऐसे ऐसे अंग्रेजी नाम बताते थे डिश का कि उनका समझ से परे था। वो कुछ नहीं कर पाते। आखिर वो समझ जाते कि यहाँ पर हमारा गुजारा नहीं होगा, हम किसी और जगह पर चलते हैं जहाँ पर ये ढकोसला ना हो, सीधा साधा होटल हो, ढाबा हो, और हमारा वहाँ अब काम चल सकता है। लेकिन ये शहर वाले ढाबे में मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। अपने रिश्तेदार से विदा लेते हैं कि मैं चल रहा हूँ कहीं और पर। लेकिन उनके पास में पैसे भी नहीं थे। इतने वो लाज शर्म वाले थे कि अपने रिश्तेदार से पैसे भी नहीं मांगते। रिश्तेदार कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो शर्माओ मत, पैसे कौड़ी की ज़रूरत हो तो मेरे से मांग सकते हो। लेकिन वो अब एकदम शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाते। चल देते हैं रिश्तेदार से विदा लेकर के। ना तो उनका पास बस में बैठने के लिए किराया है, ना ट्रेन में जाने के लिए टिकट कटाने का पैसा है, यहाँ तक चाय नाश्ता करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। बस उनके पास में 2-3 जोड़े कपड़े थे, एक बैग था, एक पानी का बोतल था। बस पानी का बोतल भर करके अपने बैग में ले करके अब पैदल ही चल देते हैं, रोड पकड़ लेते हैं सीधा। और पैदल चलते चलते रास्ते में ढाबा मिलता है, अब बात करते जाते हैं कि भैया नौकरी है। एक आध अब उनको पूछते भी तो क्या कर लेते हो, वो बताते हैं। कहते कि नहीं भैया, हमारे पास में रसोईया के तो काम है नहीं, हमारे पास रसोईया तो खुद हैं। अब यहाँ पर बर्तन धोने वाले और वो मेज़ साफ करने वाले लड़के की ज़रूरत है, नहीं करते हैं। ऐसा उनका मानना था कि मैं ऐसा काम क्यों करूं, मैं तो एक कारीगर था, अच्छा खासा खाना बना लेता था, नॉन वेज से लेकर के वेज तक जो भी बनवा लो, देसी स्टाइल में। इंग्लिश स्टाइल उनको आता ही नहीं था, जो शहर में वो चोंचला देखे थे। चलते रहे, रात हो गई, थके थे, पानी से अपना प्यास बुझाते थे। खाने पीने का पास उनका पैसा कोई भी नहीं था, एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी। कई होटल पर वो ऐसे पूछते पूछते बहुत आगे तक निकल गए। सब ने कहा कि भैया आगे चले जाओ, और भी ढाबा हैं, कोई ना कोई अब वहाँ रसोईया की जगह खाली होगी, तुम्हें रख लेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया तुम चाय पी के जाओ, हमारे लाइन के बंदे हो, कम से कम नाश्ता कर लो। किसी ने नहीं पूछा। प्रेम जी जब ढाबे पर काम करते थे ना, तो कोई भी ऐसा दुखियारी बंदा आता था तो बिना चाय नाश्ता के उसको जान नहीं देते थे, मदद भी करते थे। लेकिन आज इन पर विपत आई थी, विपता इन पर अब टूट पड़ी थी, तो कोई भी अब ऐसा पूछने वाला भी नहीं बचा था। करे क्या, मन ही मन अपना आपको अब सोचते हुए, सब कुछ समझते हुए अपने रास्ते पर चल रहे थे। रात हो चुकी थी, रात के 9 बज चुका था, थक चुके थे बड़ी बुरी तरह से। और कुछ दूर पर एक ढाबा सा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी उसकी दूरी काफ़ी थी। रोड की लाइटें जल रही थी, ढाबा का रोशनी हो रही थी, लेकिन हिम्मत जवाब दे दिया था। सारा दिन भूखे रहने के बाद में सिर्फ पानी से प्यास, और वो भी पानी ख़त्म हो चुका था। पानी भी कहीं से भरे नहीं थे, दिमागी नहीं काम किया। एक जगह पर अब उनको थकान महसूस होती है, अब वो आराम करना चाहते हैं। एक पेड़ था, चबूतरा बना हुआ था, और उस चबूतरा पर आकर के बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ा सुस्ता लेते हैं, और इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे वो लाइट दिख रही है ढाबे की, वहाँ चलते हैं। वहाँ उस जो सेठ होगा, मालिक होगा, उससे बात करेंगे। अगर वो रसोईया में नहीं रखेगा तो कुछ दिन के लिए मैं बर्तन ही मांज लूँगा। मन ही मन सारा कुछ अब फैसला कर लेते कि भाई अब मैं उस घर में, वहाँ अपने गांव में तो लौटूंगा नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर बर्तन मांजना पड़े, अब जूठी प्लेट धोना पड़े, मैं कर लूँगा, लेकिन अपने भाइयों के पास दोबारा नहीं जाऊँगा। थका हुआ था मन, उस चबूतरे पर बैठ करके सुस्ताने लगते हैं, और तभी उनको लगता है कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खाना पीना तो कुछ था नहीं, अपना जो बैग है सिरहाने रख करके चबूतरे पर लेट जाते हैं, और नींद आ जाती है। नींद आने के बाद में अब उनको कुछ याद नहीं रहता है, आराम से कब तक अब वो सोते रहते हैं। आखिरकार उनकी नींद खुलती है, और तब घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, अंदाज़ा करते हैं कि आखिर टाइम कितना हुआ होगा। अंदाज़ा लगता है कि कम से कम आधी रात तो हो चुकी है। और वो जो ढाबे के लाइट चमक रहा था, वो अभी तक ऐसा नहीं था कि बंद था, वो चमक रहा था ऐसे कैसे। अब वहाँ से उठना चाहते हैं, उठ करके बाथरूम करते हैं,
अब फिर भूख तो लगी होती है, करे तो क्या करे, पानी वो जो भी थोड़ा सा बचा हुआ था अब अपना कंठ में डालते हैं। अब फिर उस पेड़ की तरफ देखते हैं। कुछ ऐसा आवाज़ उनको महसूस हुआ था कि जैसे उस पेड़ के ऊपर में कोई चूड़ियाँ बजी हो किसी औरत का, या फिर कोई पाजेब बजा हो, ऐसा आवाज़ उनको सुनने को मिला। आश्चर्य से देखने लगे पेड़ की तरफ में कि पेड़ के ऊपर में कौन, कोई स्त्री है, लड़की है, कौन हो सकता है यहाँ पर। दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। एक दो बार उनको एहसास हुआ, आवाज़ भी सुने, अब वो वहाँ पर रुके नहीं। इसके बाद अपना बैग उठाते हैं और सीधा चलते चलते उस ढाबा के पास आके रुकते हैं। सामने हैंडपंप लगा हुआ है। सोचते हैं कि पहले हैंडपंप से अपना बोतल को पानी भर लें। अब यहाँ पर इतना ढाबा को मैं पीछे छोड़ाया, अब क्या पता यहाँ पर भी हमें काम मिले। हो सकता है कि अगर वो बोल भी दे कि जूठे बर्तन धोना है तो मैं कर लूँगा, भोजन तो कम से कम देगा ना। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्यास को तो मैं कैसे तैसे अपना कर रहा हूँ, लेकिन अब भूख अब बहुत लग रही है, बर्दाश्त के बाहर है। पेट में अतड़ियाँ जो था ना, अब दर्द करने लगा था प्रेम जी का। वहाँ पहुँचते हैं, नलके से पानी भरते हैं और वहाँ देखते हैं कि काउंटर पर वहाँ पर कौन बैठा है। मालिक दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कि बाहर चारपाई वगैरह डली हुई है, कुर्सी भी डला हुआ है, लेकिन एक भी कोई ग्राहक नहीं है। काउंटर पर देखते हैं तो एक जवान लड़की है और उसके बगल में शायद उसका फादर होगा। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब कुछ लड़की है ना, अब खाना बनाने के कुछ कर रही है, अपने करछी उर्छी हिला रही है, मतलब कुछ तैयारी कर रही है। सोचते हैं कि मैं जाऊं वहाँ पर, क्या पता क्या बोलूं उनसे। सब पूछेंगे सवाल, क्या क्या आता है। अब मुझे तो इंग्लिश खाना बनाने आता ही नहीं, तो क्या ये लोग फिर हमें भगा देंगे। अपने मन से ही सब सवाल जवाब पूछ रहे हैं। और उस लड़की का जो फादर है ना, अपने काउंटर से खड़ा खड़ा इनको प्रेम को देख रहा है। प्रेम हैंडपंप के पास में पानी का बोतल भर करके और ऐसे ही खड़े हैं। वो देखता है कि आखिर लड़का, अब रात इतनी हो चुकी है, ये कर क्या रहा है। पानी तो भर चुका है, ना इसके पास में कोई गाड़ी है ना ट्रक है, तो ये ड्राइवर भी नहीं है, तो फिर है कौन। और इतनी रात को ये पैदल क्यों जा रहा है, बात क्या है। अब उनके मन में जिज्ञासा उठती है। तब प्रेम को आवाज़ देते हैं, अरे भाई इधर आओ इधर आओ। प्रेम जी देखते हैं कि मुझे ही बुला रहा है क्या। तब वो सज्जन जो थे ढाबे के मालिक, वो आवाज़ देते हैं कि हाँ भाई इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ। जाते हैं प्रेम जी जाकर के अब उनके आगे खड़े हो जाते हैं। अब वो जो सज्जन हैं ढाबे का मालिक और उसकी बेटी जो खाना बना रही थी, कुछ कर रही थी, वो भी अब प्रेम की तरफ देखने लगी। हालत खस्ता था, अब चेहरे पर धूल मिट्टी जमी हुई, पैदल चल रहे थे। अब ट्रक आ रही है, जा रही है, बसें आ रही है, गाड़ी गुजर रही है, उसकी मिट्टी उड़ उड़ कर उनके चेहरे को एक तरह से अच्छा खासा पेंट कर दिया था। बाल एकदम खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, मतलब हुलिया था ना, बिल्कुल बेकार हो चुका था। और वैसे ठीक ठाक इंसान थे, नौजवान थे और एक तरह से गठीला बदन था, ताकत भी थी उनमें, लेकिन सब कुछ अब पस्त हो चुका था। तब वो होटल के मालिक जो थे ना, पूछते हैं कि बेटा कहाँ से आ रहे हो तुम, तुम्हारे पास में कोई साधन नहीं है, इसका मतलब तुम ड्राइवर भी नहीं हो, तो आखिर जा कहाँ रहे हो इतनी रात को, बताओ कुछ अपने बारे में। तुम यहाँ पर पानी भर के और तुम सोच रहे थे, क्या तुम भूखे वगैरह है, खाना नहीं खाए हो क्या, भूख लगी है बेटा। अब प्रेम है ना, कुछ बोलते नहीं हैं, बस देखते रहते हैं। मालिक समझदार था और उम्रदार भी था, समझ जाता है कि लड़का ये परेशान है। और तब प्रेम को बोलते हैं, बेटा आप वहाँ बैठो और ऐसा करो, पहले अपना हाथ मुंह धो के आओ, देखो तो तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी वगैरह लगी पड़ी है, इसको साफ करके आओ, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अपनी बेटी को बोलते हैं कि बेटी कुछ हल्का फुल्का देख ले, फटाफट जो बन सके बना के दे दे, नौजवान ये भूखा लग रहा है। इससे सवाल जवाब तो बाद में करेंगे, पहले इसको पेट भरा जाए, इसका आत्मा शांत हो, और तब सवाल में करने में मज़ा भी आता है, खाली पेट नहीं। पिता समझदार थे और बेटी भी अपना काम में लग जाती है। इधर हाथ मुंह धो करके प्रेम जी आकर के बैठते हैं और तब तक खाना लड़की ले जाकर के उनके सामने जो भी फटाफट वाला था और रख देती है, आप खाओ जी इसको। सही में प्रेम जी की आंखों में आंसू निकल जाता है। इतने होटल को अब छोड़ करके इस जगह पर आए थे, यहाँ तो काम भी नहीं मांगे थे, सिर्फ उस नलके पर जाकर के पानी भरे थे और सोच रहे थे कि हिम्मत कर रहे थे कि इसके पास जाऊं या ना जाऊं।
हो सकता है कि ये भी मना कर दें, लेकिन जब देखते हैं कि ये लोग काफ़ी इज्जत दे रहे हैं और इनका व्यवहार ही बड़ा अच्छा है, आंखों से आंसू अब गिरने लगता है। अब जो होटल के मालिक थे प्रेम के पास में आते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, आंसू क्यों निकल रहा है? अरे आंसू पोछो, यहाँ आंसू की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। आप जी भर के खाना खाओ और इसके बाद तुम आराम करो। सवाल जवाब तो बाद में होते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे, आप बताते रहना, पहले आप भोजन करो। अब प्रेम जी धीरे धीरे भोजन करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं कि देखो, मैं भी एक दिन होटल का मालिक था, अब मेरे साथ में कैसा अन्याय मेरे भाइयों ने किया। आज मेरे पिता सही सलामत होते तो ये दिन मेरे को देखने को नहीं मिलता। यही सब सोचते हुए आंखों से आंसू निकलता रहता। अब भोजन करते रहते थे। भोजन करने के बाद महात्मा तृप्त होती है, पानी वानी पीते हैं, अब फिर उठ कर खड़े हो जाते हैं और दोनों को, लड़की को भी और उनके जो मालिक हो उनको हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए भोजन का इंतजाम किया, मैं वाकई सुबह से भूखा था। अब फिर मालिक पूछता है कि आप ये बताओ, आप पैदल कहाँ जा रहे थे, बात क्या है बेटा? तब अपने बारे में सब कुछ प्रेम बताने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद में अब उनका मालिक है ना, कहता है कि तुम सही जगह पर आ गए हो बेटा, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास में कारीगर की जरूरत था, हमारे कारीगर है ना, वो छुट्टी करके चला गया। अब मैं तो ट्रक चलाता हूँ, देखो मेरा उस साइड में, पीछे साइड में ट्रक मेरा खड़ा है, मैं ड्राइवर हूँ। एक तरह से ये हमारा पार्ट टाइम ढाबा है। हमारी पहले मिसेज और मेरी बेटी ये काम करती थी, मिसेज का तबीयत खराब है और ऊपर से कारीगर भी अब छुट्टी चला गया है, तो मैं फंस गया। अब बेटी को साथ देना पड़ता है, तब मैं यहाँ लगा पड़ा हूँ। तो तुम तो सही टाइम पे मेरे पास में आ गए। ढाबा के मालिक खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि बेटा आपका काम यहाँ पर पक्का। खुश हो जाते हैं प्रेम जी, लड़की भी बड़ा खुश हो जाती है कि चलो रसोईया मिल गया, हमारा काम हल्का हो गया। तब ढाबे के बारे में बताते लगते हैं कि देखो बेटा, अब रात का बज रहा है करीब 11 के आसपास, अब कुछ ही देर के बाद में हम ढाबा को बंद कर देते हैं, अब फिर हम सुबह खोलेंगे। हमारा घर पास में ही है, कुछ दूर चल कर के बैक साइड में एक रास्ता है, अब फिर हमारा घर आगे जा कर के है, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। हमारा कारीगर भी अब हमारे घर भी रहता है। तब प्रेम कहते हैं कि यहाँ रहने में क्या दिक्कत है, हम यहाँ रुक सकते हैं क्या? लड़की मना करने लगी, नहीं नहीं, यहाँ पर रात में रुकना ठीक नहीं है। पापा कहने लगे कि देखो बेटा, मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं, मैं तो आज तक कभी देखा नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास में कारीगर यहाँ रहते हैं, लड़के रहते हैं, उनको कोई आत्मा नज़र आती है यहाँ पर, प्रेत आत्मा, कोई लड़की है, और उसको देख करके हमारे कारीगर वगैरह सब डर जाते हैं। तब से मैं उनको अपने यहाँ पर घर पर रखता हूँ, छत के ऊपर कमरा है और वह ऊपर ही रहते हैं। इसलिए मेरी बेटी मना कर रही थी कि नहीं, यहाँ रहना रात के टाइम में रिस्क भरा है, क्या पता वो प्रेतात्मा कब आ जाए, कब किसी को नुकसान पहुँचा दे, कहाँ नहीं जा सकता हूँ बेटा। आप भूत प्रेत को मानते हो? प्रेम कहते कि जी जी मैं ज़रूर मानता हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना तो मैं कई बार लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ। मेरा ढाबा था ना, मैं आपको बताया ना, तो वहाँ पर ट्रक वाले भी आकर रुकते थे और अपनी अपनी घटनाएं बताते थे, तो मुझे भी इन चीज़ों में बड़ा रुचि था, तो मैं सुना करता था। तब मैं समझता था कि हाँ, प्रेत आत्माएँ होती हैं, यहाँ पर ऐसा क्या है। तब वो दोबारा रिपीट करते हैं कि देखो बेटा, हमने तो देखा नहीं, ना मेरी बिटिया ने देखा, न मेरी वाइफ ने देखा। यहाँ पर जो कारीगर रात में रहते थे, अब उनको बताते थे कि हम तो चारपाई पर सोए हुए थे, तब एक जवान लड़की आकर के और उनका चादर खींच लेती है। वो डर के मारे उठते हैं कि आखिर हमारा चादर कौन खींच लिया। जब देखते हैं तब एक लड़की चेहरा ढके हुए और उनको खड़ी दिखाई देती है, बस उसका आँख खुला रहता है और वो आँख चमकती रहती है। तब वो समझ जाते हैं कि कोई चुड़ैल है, कोई प्रेत आत्मा है, और फिर उसी रात हमारे घर पर भाग के आ गए। तब से बेटा हमने रिस्क लेना छोड़ दिया। हम रात के टाइम कोई कारीगर को, कोई लड़के को हम यहाँ छोड़ते नहीं, ढाबा बंद करते हैं और सीधा हम उनको अपना घर लेके जाते हैं, अपने परिवार की तरफ सबको रखते हैं। प्रेम जी समझ गए कि चलो जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए आप मुझे नौकरी तो दे दिए, लेकिन मैं ढाबे पे ही रहूँगा। मुझे तो यहाँ सब कुछ सही दिख रहा है, ऐसी कोई अब चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर प्रेत आत्मा है, तो मैं ज़रूर
आपके घर पर आ जाऊँगा। लड़की मना करती कि नहीं नहीं, आप यहाँ मत रुकिए। हम बता रहे हैं ना, एक दो बार ये घटनाएं अब घटी है। मैं इस घटना को अच्छी तरह से जानती हूँ। जो लड़का के साथ में घटा था ना, वो रो रो के उसका बुरा हाल था, इतना डरा हुआ था। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, कुछ देर के बाद में हम ढाबा बंद कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ कोई आता जाता है नहीं, ट्रकें वगैरह सब कुछ अब रुक जाती है। अब जो होता है सुबह में होता है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। प्रेम जी अपने जिद पर अड़े थे कि साहब मैं यहीं पर ठीक रहूँगा, अगर मुझे कुछ लगता है तो कल सुबह देखा जाएगा। ऐसे में मेरा जो होटल है ना, ढाबा था ना, जो अभी भी है, ऐसी जगह पर था। वहाँ पर थोड़ा ही दूरी पर एक कब्रिस्तान भी था, शमशान भी था। लोग बाग कहते थे कि वहाँ पर भी प्रेत आत्माएं घूमती हैं, लेकिन हमारे होटल में अब मेरे को तो आज तक दिखाई नहीं पड़ी। एक तरह से अपने मालिक को और अपनी मालकिन को यानी लड़की को समझा देते हैं कि आप लोग मेरे बारे में ज़्यादा डरिए मत, मैं अपने आप को संभाल लूँगा, अगर लगेगा तो कल से मैं आपके पास चल दूँगा। नौकरी मिल चुकी थी, अब ढाबा जो था क्लोज हो चुका था। ढाबा बंद करके ताला चाबी लेकर के और जो बाहर चारपाई वगैरह थी सारे सिमेंट करके अब रखा जा चुका था। उनमें से एक चारपाई लेकर के अब प्रेम जी अब फिर उसी जगह पर आराम करने लगते हैं। अब पेट तो भर चुका था, नौकरी लग चुकी थी। आप बड़ा खुश थे कि चलो कम से कम एक ढाबा तो ऐसा मिला जिसने मेरे कदर जो समझा कि मैं कारीगर हूँ, इज्जत कम से कम मेरा रखा। अब वो मलकिनी जो थी, लड़की चली गई थी। अब फिर अपने बिस्तर तो था ही नहीं, बस चारपाई थी, चारपाई पर लेट करके अपने बारे में सोचते हुए कब नींद उनको आता है, कब नींद में चले जाते हैं। इसके बाद तो सुबह ही उनकी आँख खुलती है। अच्छी भाली नींद लेकर के अब प्रेम जी उठ चुके थे। देख रहे थे कि सुबह हो चुकी है, आवागमन रोड पर अब चलने लगा है, लेकिन उनके पास में चाबी नहीं था। जो भी सामान था सब कुछ अंदर था। इस टाइम तो उस टाइम जो ढाबा था वो ढाबे को शुरुआत कर देते थे, चाय पानी बनाना शुरू कर देते थे, लेकिन अभी इनके पास में चाबी तो था नहीं। अब मालिक इन पर इतना जल्दी थोड़ी भरोसा कर सकता है, अनजान व्यक्ति पर, वो भी समझ रहे थे। आखिरकार 7:30 के बाद अब वो लड़की आती है, चाबी लेकर के। और कुछ ही देर के बाद में उनके पिता भी आते हैं। लड़की दुकान का ताला खोल देती है, ढाबा को अब साफ सफाई ये भी मिलकर करने लगते हैं। प्रेम जी भी उस लड़की के साथ में मदद करते हैं। और फिर जाके चाय वाय का शुरुआत हो जाता है। और तब कुछ देर के बाद में अब उनके पिता भी आते हैं। अब कहते हैं कि बेटा मैं तो अपने काम पर लौट रहा हूँ, मैं कल भी छुट्टी किया, परसों भी छुट्टी किया, अब मैं रोज़ रोज़ तो कर नहीं सकता ना बेटा। अब यहाँ पर कोई कारीगर होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। बेटी अकेले है, जवान है, अब तुम भी समझ भी सकते हो। अगर मेरी पत्नी सही होती तो मेरी पत्नी आ जाती। तो मैं आज तुम्हारे भरोसे में अपने ढाबे को छोड़ के जा रहा हूँ। और मेरी बिटिया है ना, जो कुछ पूछना है, क्या बनता है यहाँ पर, सब कुछ वो बता देगी, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अब रात को लौटूंगा। इसके बाद वहाँ पर चाय वाय पी करके ढाबे के मालिक अपना ट्रक लेते हैं और निकल लेते हैं। अब यहाँ पर बिटिया अब एक तरह से देखती है प्रेम जी को, कहती है कि आप कपड़े बड़े चेंज कर लो, कि सफाई मुझे अच्छा लगता है। अब प्रेम जी को भी सफाई पसंद था, लेकिन स्थिति इतनी अब ऐसी बनी हुई थी कि करें तो क्या करें, चाह करके भी अपने आप को साफ नहीं रख पाते थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। तब जो लड़की थी उनको पैसे वैसे देती है कि चले जाइए, आगे में जा कर के थोड़ा दूर चलने के बाद में एक मार्केट आएगा और वहाँ पर नाई वाई की दुकान है, आप शेव वगैरह अब बाल वाल कटिंग करा के आ जाइए, और फिर नहा धो करके अपने काम में लग जाइएगा। ऐसा ही करते हैं। अब इसके बाद से वो जब बन जाता है, बाल वाल कट जाता है, नहाने धोने के बाद में चेहरा चमक उठता है। उनका जो शकल सूरत था बिल्कुल अब बदल चुकी है। कपड़े लत्ते बदलते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा तो कोई नहीं था, लेकिन जो भी था वो पहनते हैं। पहले से तो दिन बेटर हो चुके थे। लड़की मुस्कुराती है, कहती है कि देखिए ना, पहले की शक्ल में और आपकी शक्ल में कितनी फ़र्क हो चुकी है। इंसान को साफ़ सफाई हमेशा रखना चाहिए अपने आप को। अब इसके बाद वो खाना वाना का शुरू हो चुका है। लड़की पूछती है क्या क्या बना लेते हो, तब वो सब कुछ बताते हैं जो उनका ढाबे पर बनता था। लड़की कहती है ठीक है, आज से आप ये अपना काम स्टार्ट कर लीजिए, मैं गल्ला संभाल लूँगी और अपना खाने बनाने का काम शुरू कर दीजिए। अब वही चीज़, सब कुछ मसाला वही है, अपना शुरुआत करते हैं, सब्जी लेकर, दाल लेकर के, सब कुछ जो भी है अपने हिसाब से बनाते हैं, जो वहाँ का ढाबा था।
और जब उसकी खुशबू उस लड़की को महसूस होती है और तब वो आती है सूंघते कि आपने इसमें क्या डाला है। तब वो बताते हैं कि जो मसाले आपके पास में थे उन्हीं में से सब कुछ मैं इस्तेमाल करके बनाया हूँ। और तब लड़की कहती मैं ज़रा चेक करना चाहती हूँ कि आज की सब्जी दाल जो भी बनाए हैं ये मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। और वाकई में टेस्ट करती है तो बड़ा ही अलग ही स्वाद होता है उसका। जबकि पास में वही मसाले थे, मसाले उन्होंने कोई चेंज नहीं किया था, लेकिन कितना मसाला कितना क्या चीज़ पड़ना चाहिए अब इनको भली भांति पता था। बचपन से इसी लाइन में थे, अपने पिता के साथ सब कुछ ये गुर सीख चुके थे, तो उनको पता था। वाकई में लड़की खुश हो जाती है और जो ग्राहक आते हैं उनके पास में नाश्ता करने खाना खाने और सब कुछ कहते हैं कि आज का स्वाद ही अलग है। सब खुश होकर जाते हैं। आज तो एकदम पूरा आपका बदल चुका है, खाना पीने का सब कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है। लड़की भी खुश, ये भी अब खुश थे कि चलो हमने अच्छा खाना बनाया। अब इस तरह से शाम को उनके फादर आते हैं लड़की के, और लड़की सब कुछ एकांत में ले जाकर बताती है, पापा ये तो कारीगर अलग ही किस्म का है, देखो ना आप ज़रा चेक करके देखो कैसा स्वाद है। और जो भी ग्राहक आए सब तारीफ करके गए। ऐसा तो हमारे यहाँ पर आज तक नहीं हुआ। उनके पिता भी कहते हैं कि लाओ मैं भी चेक करता हूँ, और वो भी चेक करते हैं तो स्वाद अलग ही था, अलग था बिल्कुल। तारीफ अब अपने कारीगर करते हैं, प्रेम को करते हैं कि चलो भाई अच्छा कारीगर तो कम से कम मिल गया है। इसके बाद प्रेम भी खुश हो जाते हैं और रोज़ का काम उनका चलने लगता है। रात को उसी जगह पर रुकते थे। अभी भी उनके जो मालिक थे ना, ताला बंद करने के बाद में चाबी वगैरह नहीं देते थे। भाई अब सारा सामान स्टोर वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, अब इतना जल्दी कोई भला विश्वास कैसे कर सकता है? विश्वास तो जमाना पड़ता है ना। अभी कुछ ही दिन हुए थे, चारपाई पर सोया करते थे रात के टाइम में, और दिन भर मेहनत करते थे। कब नींद आ जाती थी अब उनको पता ही नहीं। सुबह ही एक बार में अब नींद खुलती थी। 7 बजे 7:30 बजे अब उनकी मालकिन आती थी लड़की, और उसके 1 घंटे के बाद में उनके मालिक आते थे, चाय पीते थे और अपना ट्रक लेकर निकल जाते थे। फिर देर रात को आते थे। अब यही रोज़मर्रा का काम चल रहा था। अब उस रात को शायद वो अमावस की रात थी। ऐसे तो प्रेम जी को पूरा पता नहीं था कि अमावस क्या है और पूर्णमासी क्या है। लोग बाग बताते थे तो वो समझ जाते थे, लेकिन गांव से इतने दिन के निकले थे, सब कुछ भूल भाल चुके थे कि कब अमावस है। उनके लिए तो हर रात एक बराबर थी, हर दिन एक बराबर था। इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते थे। खाना खाने के बाद में ढाबा बंद हो चुका था, अपनी चारपाई पर आ कर के लेट चुके थे। हाँ, इस बीच में कुछ बताना भूल गया। वो जो लड़की थी ना, अब धीरे धीरे प्रेम के प्रति आकर्षित होने लगी थी। मुस्कुराती थी, खाने पीने का उनका ध्यान रखती थी और अच्छी अच्छी बातें भी करती थी। प्रेम को भी लगता था कि लड़की उनसे आकर्षित हो रही है, लेकिन भाई मालिक की बेटी है, वो दूरी बना कर रखते थे, गैप बना कर रखते थे कि जो भी ये नौकरी कहीं मेरे हाथ से न निकल जाए। वो लड़की निकट होना चाहती थी, लेकिन थोड़ा दूरी प्रेम बना कर रखते थे। उनको लगता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है। जहाँ पर काम करते हैं मालिक को मालूम हो गया तो धक्के मार के हमें बाहर कर देगा। अब मेरे साथ में और क्या सलूक करेगा वो अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो डरते थे। वो लड़की के नज़दीक बिल्कुल नहीं आते थे। और लड़की जो थी ना, अब वो चेष्टा करती थी कि उनके नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और उतना ही दूर प्रेम जी भागते थे कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। मालिक को मालूम होते ही मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर मेरा कहाँ बन जाऊँगा। डरते थे। रात को अमावस की रात थी और वो उसी चारपाई पर सोए हुए थे। जब उनकी आँख खुलती है जैसे उनको कोई जगाता है, और जब वो उठते हैं ना तो अपना चेहरा ढके हुए एक लड़की दिखाई देती है। देखने में उनकी मालिक की बेटी की तरह लग रही थी। बालों के स्टाइल, कद काठी सब कुछ वैसे ही लग रहा था, कपड़ा लत्ता मिलता जुलता था। तो नींद से उठते हैं तो कहते हैं आप घर से आ गई यहाँ पर। लड़की कुछ बोलती नहीं है, सर हिलाती है, और फिर उनकी चारपाई पे बैठ जाती है। वो उठ के बैठे हुए और तब हाथ जोड़ते हैं कि देखिए मालकिन ये मेरा नौकरी अब चली जाएगी। अब देखिए आपका पापा ढूंढ रहे होंगे, आपकी माँ ढूंढ रही होगी, आप अपने घर चले जाइए, मुझे यहाँ पर कुछ दिन काम कर लेने दीजिए। मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँगा, आप मेरी सब परिस्थिति जानती हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए, आप लौट जाइए, आप लौट जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नहीं तो आपको पापा का पता चलेगा ना तो मुझे भगा देंगे। रोने लगे। लड़की अभी भी शांत बैठी हुई थी, चेहरा अब आधा ढके हुए थी,
आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें वो चमक नहीं थी जो लड़की ने बताई थी कि यहाँ पर एक प्रेतात्मा है। हमारे कारीगर ने कई बार उसको देख चुका है, डर चुके हैं। ऐसा चमक नहीं था। अब देखने में मालकिन ही लग रही थी, बेटी लग रही थी मालिक की। अब वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे। लड़की शांत बैठी हुई थी और तब उनके सर पर हाथ रख के कहती है भरभराई हुई आवाज़ में कि देखो, तुम मुझसे डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच रहेगा। अब तुम मेरे साथ में ऐसा दूर भागने की कोशिश मत करो। जो प्रेम थे ना, जैसे ही सर पर हाथ रखती है लड़की, और उनका जो दिमाग है ना एकदम सुन्न हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति ऐसा लगता है कि बिल्कुल चली गई है। उस लड़की को जो बोल रही है ना, बस उसका आदेश अब लग रहा है कि हाँ, यही तो मालकिन है, यही आदेश दे रही है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। अब फिर वो कह रही है कि देखो, मैं तुम्हें अब बहुत ही प्यार करने लगी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ में रात गुजारना चाहती हूँ। अब इसके लिए अगर वो होशो हवास में रहते तो कभी भी प्रेम राजी नहीं होते, लेकिन उसका होश हवास जो था ना, उस लड़की ने गुम कर दिया था। सर पर हाथ रखते ही ना जाने कौन सा जादू किया, या उसके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि बस अपने होश हवास बिल्कुल खो चुके थे। और जो वो लड़की कह रही थी अब वही करने पर राजी हो गए थे, और कर भी अब स्टार्ट कर चुके थे। लड़की जैसे कह रही थी कि मुझे प्रेम करो, तो वो प्रेम कर रहे थे। अब एक ही चारपाई पर दोनों लोग रात को व्यतीत करते हैं। लड़की हुक्म करती है कि आप मेरे साथ में ऐसा करो, तो प्रेम बिल्कुल आप आदेश की तरह उसको ले रहे हैं, कर रहे हैं कि ना करूँगा तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। उनको ये लग रहा था, उनके दिमाग में ऐसा खौफ बैठ चुका था उस लड़की का कि अगर मैं इसके साथ प्रेम नहीं करूँगा ना, तो कल अपने पापा से बोल देगी और फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। उनको ये नहीं लगा था कि लड़की मालकिन नहीं है, ये कोई प्रेतात्मा है, कोई चुड़ैल है, या कोई और शक्ति है। उनको कुछ मालूम नहीं था। बस उनको ये मालूम था कि हाँ, यही तो लड़की मालकिन है, मुझे इसका आदेश मानना चाहिए। अगर मैं इसका आदेश का पालन नहीं करता तो कल अपने पापा का बोल के मुझे नौकरी से निकलवा देगी, तब मैं कहाँ जाऊँगा। इनके दिमाग में वो लड़की ने भर दिया था। आप पूरी रात उस लड़की के साथ रात गुजारते हैं। आप फिर सुबह लड़की उठ के चली जाती है, कहती है ये बात अपने तक सीमित रखना, किसी और को पता अब लगना नहीं चाहिए। मैं 2 दिन के बाद फिर तुम्हारे साथ रात बिताने आऊँगी, तुम तैयार रहना। तुम कुछ खाया पिया करो, कमज़ोर दिख रहे हो। सबको समझाती है। फिर वो लड़की चली जाती है। अपने चारपाई पर अब थके होते हैं, फिर सो जाते हैं। अब जब फ्रेश होकर जब उनका नींद खुलता है तो लड़की आवाज़ दे रही है। 7 बज चुका है, चाबी लेके आके खड़ी हुई है। अब प्रेम प्रेम पुकार रही है, और उनको लग रहा है कि अभी मैं उसी लड़की के साथ हूँ। आखिरकार जो मालकिन है आकर के उनको पास में चारपाई को हिलाती है। अरे उठो, कब तक सोते रहोगे, सुबह हो चुकी है, प्रेम उठ जाओ। तब प्रेम आंखें खोलते हैं और सामने मालकिन को देख करके, रात का सब कुछ सुन करके अब उनका दिमाग चकरा गया था। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब एक तरह से सोचने का कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। सब कुछ गड़बड़ लगता है कि दिमाग बिल्कुल भारी भारी सा हो चुका है। वो लड़की क्या बोल रही है अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ में आ रहा है कि चलो अपने काम में जुट जाते हैं। और फिर रोज़मर्रा की तरह अपने काम में जुट जाते हैं। और लड़की उनसे निकटता तो बनानी चाहती थी, लेकिन जब वो निकट नहीं आ रहे थे तो बेबस होकर के अब उनका निकट होने का अब एक तरह से पीछा करना ही छोड़ दिया, अपने काम में लग गई। लेकिन उसका जो चाहत थी, वो भी चाहती थी कि प्रेम मेरे से निकट रहे, मेरे साथ में संबंध बना कर रखे, प्रेम का हमारा स्टार्ट हो जाए। उसके मन में एक ख्वाहिश थी, लेकिन प्रेम दूर भागते थे। लेकिन आज जो रवैया देख रहे थे ना, प्रेम उनसे डर नहीं रहे थे, बिल्कुल पास पास आ जाते थे, कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। अब इसके बाद में ग्राहक आ जाते हैं, चाय पानी का काम शुरू हो जाता है। जब दोपहर होता है तब थोड़ा अब राहत मिलती है, ग्राहक अब नहीं है। तब बार बार निकट आते थे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं फूटता, तब कुछ पूछना चाहते थे। तब लड़की कहती है कि प्रेम मेरे पास में आओ। प्रेम चले जाते हैं, पास जाके खड़े हो जाते हैं। फिर लड़की मुस्कुरा के कहती है कि मैं देख रही हूँ आज सुबह से तुम्हारे कुछ
बदले बदले रूप लग रहा है। क्या पूछना चाहती है मेरे से? बोलो ना, मुस्कुरा के बोलती है। तब प्रेम कहती कि नहीं नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता था, बस ऐसे ही बस आपके पास में आकर के अच्छा लगता है। आप देखिए, मेरे बारे में अपने पिता से शिकायत मत कीजिएगा। जब ये बात बोलते हैं ना, लड़की आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है मैं किस बात का शिकायत करूंगी? ऐसा तुमने कुछ किया ही नहीं है तो मैं शिकायत किस बात का करूंगी? मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें देख करके, पास में देख करके मुझे अच्छा लगता है। प्रेम कहते हैं कि जी मुझे भी अच्छा लगता है। अब इसके बाद से उनका प्रेम जो था, अब अंदर छिपा हुआ था, वो जाहिर हो जाता है। दोनों अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं जब भी उनको पास मौका मिलता है। इस तरह जो शुरुआत होती है ना, कई दिनों तक चलती रहती है। इस बीच में दो दिन के बाद में वो लड़की फिर रात को आ जाती है। जब वो सोते रहते हैं उनकी चादर खींचती है और फिर अपना चेहरा ढके रहती है। हूबहू मालकिन की तरह लगती थी। एक नज़र या अच्छी तरह से देखने के बाद में वो पहचान नहीं सकते थे कि कोई दूसरी लड़की है। हाँ, आवाज़ का थोड़ा डिफरेंट था, मुंह बांधे हुए थी, इसलिए लगता है कि आवाज़ लहरा के आ रही है, और कोई फ़र्क नहीं था। वो उसके साथ में रात बिताते थे और सुबह देर रात तक, मतलब सुबह तक सोते रहते थे और उससे पहले लड़की उठ के चली जाती थी और जाते जाते बोलती थी ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, तुम अपने सेहत का ध्यान रखा करो। अब ये बोल के चली जाती थी, मैं फिर आऊँगी। अब ये कब आएगी? उस रात बोल के नहीं गए। सुबह उठते ही अब उनकी मालकिन आ जाती है और कुछ देर बाद उनके पिता आते हैं। चाय वाय पीने के बाद में ट्रक लेकर निकल जाते हैं। रोज़ का यही सब काम था। फिर इनके बीच जो निकटता थी वो बढ़ने लगती है, लेकिन बार बार कोई अब डांटती थी किसी काम में, अब कोई जरूरत पड़ गया, प्रेम प्रेम इधर आओ, जोर से डांटती थी तो डर जाते थे। डरने के बाद में कहते देखिए आप मालिक को कुछ मत बताइएगा। लड़की झल्ला जाती थी कि बार बार तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों करते हो? मैं भला तुमने क्या गलती किया है कि मैं अपने पिता को बताऊंगी? ऐसा तुमने गलती नहीं किया। प्रेम कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो जो शब्द है ना, अंदर ही रह जाता था, निकल ही नहीं पाता था। लड़की समझती थी कि डरे हुए हैं, नौकरी क्या आप चाहत है, नौकरी छूट जाएगी, इसलिए बेचारा डरा हुआ है। धीरे धीरे उनका जो प्रेम संबंध है ना, अब एक तरह से जाहिर होने लगा, लेकिन इतना नहीं था कि आपस में संबंध मिल चुका है। ऐसा नहीं था, उनको ऐसा कभी एकांत मिला ही नहीं। दिन के टाइम 7 बजे जाती थी, जब उनके पिता आ जाते थे साथ में लड़की जाती थी, सब कुछ बंद करके। अभी भी चाबी उनके पिता का पास ही रहता था। रात में चारपाई में पड़े रहते थे और वो सोचते थे कि आज भी लड़की आ जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन वो आती नहीं थी। 1 हफ्ता तक ऐसा ही सब चलता रहा और बीच बीच में जब कोई नहीं होता था तो लड़की उनसे लिपट भी जाती थी। ऐसा कुछ हो जाता था तो डर जाते थे। अब फिर हाथ जोड़ के कहते थे कि देखिए ये जो बात है ना, अपने पिता को मत बताइएगा, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। लड़की मुस्कुराती और कहती कि मैं अपने बारे में अपने पिता को बताने जाऊंगी। फिर अब खाने का, सेहत का सब कुछ लड़की ध्यान रखने लगी और प्रेम भी करने लगी थी। और वही रात होती है 7-8 दिन बीतने के बाद में, और उसी के ख्यालों में अब सोए हुए थे कि आज कम से कम लड़की को आना चाहिए। और वही होता है, ख्यालों में पड़े पड़े अब उनको नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद में वही लड़की आकर के उनका चादर खींचती है, उठो उठो, भारी आवाज़ में। और अभी तक उसका जो चेहरा था ना, पूरा चेहरा वो देख नहीं पाए थे। हाँ, आंखें और जो कद काठी था, चेहरे का बनावट था, देख करके लगता ही था कि वही मेरी मालकिन है। अब वो घर से रात में उठ के आती है और सुबह होने से पहले अब फिर अपने घर में दाखिल हो जाती है। ऐसा ही खेल चल रहा था। उस रात भी ऐसा ही हुआ, वही लड़की आई और उठाई और फिर उनके साथ प्रेम वगैरह चलने लगा। और तब कहते हैं ये सब होने के बाद में कि देखिए ये सब आप रात में तो करती हैं, कम से कम दिन में तो ऐसा मेरे साथ में लिपटिए नहीं। लड़की समझ गई थी कि किसके बारे में बात हो रहा है, वो जान करके कुछ बोली नहीं। कहने लगी ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी, लेकिन तुम अपना सेहत को अच्छी तरह से खाओ पियो, थोड़ा सेहत बनाया करो। ये बात बोल करके फिर चली जाती है कि मैं फिर कभी आऊँगी। दिन होता है फिर वही सब स्टार्ट हो जाता है। लड़की आती है, जब दोपहर का टाइम था तब स्टोर में वो लोग जाते हैं किसी काम से, और वहाँ पर कोई, दोपहर का टाइम था, गर्मी का टाइम था, कोई था ही नहीं। वहाँ पर लड़की अब जफिया पा लेती है
ये डर जाते हैं। तब लड़की कहती है कि कब तक तुम डरते रहोगे? अरे मेरे अंदर भी अरमान है, तुम्हारे अंदर भी अरमान है, तो अपने अरमान को क्यों तड़पाएं? आओ देखो, अभी कोई कोई भी नहीं है, पूरा रोड खाली पड़ा है, गर्मी इतना है, लू इतना चल रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब मेरे बापू तो अब रात को ही आएंगे, चलो यही मौका है। अब इसके बाद लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती है, लेकिन जो प्रेम थे ना, दिन का टाइम था, वो डरे हुए थे, कहीं उनके पिता गलती से ट्रक लेके आ जाए और कोई दूसरा आ गया और फिर देख लेगा तो हमारे लिए तो मुसीबत आ जाएगी। वो डर रहे थे और कहने लगे कि देखिए ना, आप रात में तो आती है ना, तो दिन में क्या मतलब है? आप रात में आ जाइएगा और फिर अपने अरमान हम पूरे कर लेंगे। ये तो हर रोज होता है। जब ये लड़की सुनती है तो उसके अरमान तो ठंडे पड़ जाते हैं। क्या कह रहे हो प्रेम? किसकी बात कर रहे हो? मैं कब आई तुम्हारे पास में रात को? लड़की अपने बड़ी बड़ी आंखें तरेड़ती हुई कहने लगी कि मैं कब आई तुम्हारे पास रात में? प्रेम हक्का बक्का रह गए। आप कुछ उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। लड़की बार बार कह रही थी कि मैं कब आई तुम्हारे पास में, कौन सी रात की बात कर रहे हो? अब ये सब सुनने के बाद प्रेम एकदम डर गए और धीरे से बोलते हैं कि मैडम, आप कम से कम 4-5 बार मेरे साथ रात बिता चुकी हैं, आप दिन में सब भूल जाती हैं। लड़की जब सुनी ना, अब अपने आप पर जैसे उसको विश्वास ही नहीं हुआ, चिल्ला के कहने लगी, अरे मैं तुम्हारे पास में कभी आई नहीं रात में, मैं अपने घर से इतनी दूर और रात को मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ? मुझे तो डर लगता है, मैं भूत प्रेत से डरती हूँ और मैं यहाँ ढाबे पर आकर के तुम्हारे साथ रात बिताऊंगी? मैं पागल हूँ, पागल हूँ। लड़की ऐसे चिल्लाने लगी। वो तो शुक्र था कि दोपहर का टाइम था और लोग बाग कोई अभी ढाबे अंदर में नहीं था, ढाबा पूरा खाली था। आपस में बातचीत हो रही थी और वो बातचीत बड़े तेज तेज से। आप प्रेम वही कह रहे थे कि मैडम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, आप ऐसे ही आती रात को और मेरे साथ रात बिता करके और फिर सुबह उठ के चली जाती, जाने से पहले कहती हैं कि आप किसी को बताना मत, अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो आप भूल क्यों जाती हैं? दिन में आपका अलग रूप हो जाता है, रात में अलग होता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। आप देखिए, मजाक बहुत हो चुका है और देखिए दोपहर का टाइम है, अब कोई भूला भटका आ गया फिर तो हम दोनों के लिए बदनामी हो जाएगी ना। आप रात में आइएगा, अब बड़े आराम से हम रात बिताएंगे। प्रेम कहते हैं। लड़की भड़क उठती है और कहती है, जो तुम बोल रहे हो ना, तुम सोच भी रहे हो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि मैं रात में कभी नहीं आती। ये तुम्हारे मन का सपना है, गलतफहमी तुम सोच रखे हो। मैं आज तक तुम्हारे साथ में कोई संबंध नहीं बनाई, आज मुझे मौका मिला था, कोई था नहीं, तो सोचा अपने अरमान को पूरी कर लेती हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन जो प्रेम थे ना, अपने बात पर बिल्कुल अड़े हुए थे कि जी मैडम, आप रात में आती हैं, मेरे साथ संबंध बनाती हैं और फिर आप घर चली जाती हैं। लड़की अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था, भड़क गई और कहने लगी कि ना, मैं तुम्हारे साथ में कभी रात नहीं बिताई। और तब तक एक ट्रक आकर के रुक चुका था, वार्तालाप बंद हो चुका था, अपने अपने काम पर लौट के आ जाते हैं स्टोर से निकल करके। और फिर इसके बाद में अब एक एक करके ग्राहक आते जाते हैं और फिर मौका ही नहीं मिलता है। रात में उनके पिता जाते हैं और फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और फिर अपने दुकान बंद करके तय टाइम पर चाबी वाबी लेकर के वो लोग चले जाते हैं। खाना खाने के बाद अब ये भी उसी लड़की की बात को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसी लड़की है। देखो, रात में आती है, प्रेम करती है और फिर दिन में भी ऐसा ही उसका अरमान जाग जाता है। आगे ये झूठ बोलती है कि मेरा रात में कभी आई नहीं। चलो आज आने दो, आज मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, अब पूछ के रहूँगा। अब अपनी मन के मनोकामना लेकर के और वो सो जाते हैं। आधी रात के बाद वही लड़की आती है, उनका चादर खींचती है और वैसे ही रूपरेखा, आधा चेहरा ढका हुआ, चुन्नी लगा करके, आंखें बिल्कुल साधारण सी आम लड़कियों की तरह, बाल खुले हुए, कद काठी, वही सब कुछ देखने में बिल्कुल मिलता जुलता रूप था उसका उस लड़की से। जब आके बैठ जाती है तब कहते हैं प्रेम कि देखिए मैडम, बहुत हो चुका लुका छिपी। आप रात में तो मेरे साथ संबंध बनाती हैं और दिन में कहती है कि मैं आपके पास कभी नहीं आई। ये खेल क्या चल रहा है? ये खेल को ख़त्म कीजिए ना। देखिए, दिन के टाइम में ठीक नहीं होता, कोई ग्राहक आ जाएगा। देखिए, रात में आई हैं तो सुकून है ना यहाँ पर। अब यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना आपका पिता का डर है, ना किसी ग्राहक का डर है। वो लड़की हाँ हाँ कर रही है कि ठीक है ठीक है, भारी आवाज़ में बोल रही है
लेकिन खुलासा कुछ भी नहीं हो रहा है। अचानक लगा प्रेम को कि इसका चेहरा देखना चाहिए। और चेहरे से अब जो वो बांध के रखी थी, चुन्नी को लपेट रखी थी, और वो खींच देते हैं। खींचने के बाद में जब पूरा चेहरा देखते हैं ना, एकदम कांप उठते हैं। अरे ये तो अलग लड़की है। एकदम अपने चारपाई से जो लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, और उठ के खड़े हो जाते हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं तो गलतफहमी था कि मेरी मालकिन मेरे साथ में प्रेम करती है। आप दूर हो जाइए, आप मेरे पास से चले जाइए। अब एक तरह से प्रेम जी भड़क उठते हैं उस लड़की पर। आप हैं कौन? आप मेरे साथ में अब धोखा क्यों दे रही हैं? कौन है? मैं आपको तो जानता तक नहीं हूँ। लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है, अब तूने तो पूरा चेहरा देख लिया, अब डर किसी बात का है। मैं अपने आप को अब बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। अब तब कहती है कि मैं एक प्रेत आत्मा हूँ। अब मैं इसी इलाके में रहती हूँ, और यहाँ पर जो भी रात में मुझे मिलता है, अब मैं उसके पास में आ जाती हूँ अपने अरमान पूरा करने के लिए। और तुम मुझे मिल चुके हो, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो मैं अपने आप को भी छुपा के रखी। लेकिन अब भेद खुल चुका है, कोई बात नहीं। मैं आज भी कह रही हूँ, ये सब काम जो है ना जारी रहेगा। तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुम मना करोगे ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद रक्त को मैं पी जाऊंगी। तुम अब इस जगह से भाग भी नहीं सकते। तुम चाहोगे कि डर के भाग जाओ, तो मैं ऐसा भी नहीं होने दूंगी। वो जो प्रेतात्मा था, प्रेम को इतना डरा देती है, अब एक तरह से बस में करके कहती है, तुम रहोगे यहीं पर, तुम यहाँ से जाओगे नहीं। और हर रात एक जब भी मेरे को मौका मिलेगा, मैं तुम्हारे पास में पहुँचूंगी। अगर तुम मेरे से गद्दारी किए, इस जगह को छोड़ के गए, जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करके और तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम्हारी शरीर से एक एक बूंद रक्त में पी जाऊँगी। अब एक तरह से पूरी तरह से धमका करके और डरा करके, और फिर प्रेतात्मा उनके साथ में वही सब खेल खेलने लगती है। इस बार तो अब जान चुके थे कि ये मेरी मालकिन नहीं है, ये तो कोई दोस्त प्रेतात्मा है। अब मेरी मालकिन सही कहती थी कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मेरा ही जिद था। अब मैं कैसे अब मालकिन से बताऊँ? लेकिन पूरी रात झेलने के बाद वो लड़की फिर जाती है और कहती है कि देखो खबरदार, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तुम अपने भाग के कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारा पीछा करके और तुम्हारी जान ले लूँगी। समझ गए ना? बस जैसा चल रहा है अब वैसा चलने दो। देखो, तुम कोई भी बात किसी और से बताओगे नहीं, उस मालकिन से भी नहीं ये बात को बताओगे। अगर मुझे पता चल गया कि ये सब बात अपने मालकिन से बताए हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। धमका करके, डरा करके, अब फिर वो चली जाती है। अब इसके बाद का किस लिए नींद आए प्रेम जी को? प्रेम जी रोने लगते हैं कि मैं अब तो यहाँ आके फंस चुका हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरी मदद करेगा, अब मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। अगर मैं उस प्रेतात्मा को मना करता हूँ, तो जैसे अब बोली है वैसा कर भी सकती। प्रेम जी अब डरे हुए अपने आंसू बहा रहे हैं। कब 7 बज जाता है और उनको पता ही नहीं चलता, अपने धुन में रहते हैं। डरे हुए आंखों से आंसू गिर रहा है। लड़की आ जाती है, उनको इसी हालत में देख लेती है, पूछती है प्रेम बात क्या है, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहा है, तुम इतना डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तब प्रेम जी कहते कि नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता। तब लड़की पूछती है कि बात क्या है? अरे तुम जब तक बताओगे नहीं, तो तुम्हारी समस्या का मैं समाधान कैसे कर सकती हूँ? देखो, तुम चलो मेरे साथ में, अभी मेरे पिता नहीं आए, हम वहाँ बैठते हैं और फिर बात करते हैं। देखो, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, ये भी बात गांठ बांध के रख लो। इस बारे में अपने पिता को मैं बता भी दी हूँ, इशारा भी कर दिया हूँ कि देखो जो प्रेम लड़का है ना, अच्छे घराने से है, अब किस्मत का मारा है, इसलिए हमारे पास में आया है। मैं उसे अब एक तरह से दिल लगा चुकी हूँ और शादी का इरादा भी है। अगर पिता तुमसे कोई सवाल पूछते हैं ना, तो तुम माना मत करना। समझ रहे हो मेरी बात को ना? प्रेम जी तो अलग अब फंसे हुए वो भूतनी के चक्कर में, और ऊपर से लड़की शादी का प्रस्ताव दे रही है। अब एकदम डर चुके थे कि भाई किधर जाए मैं, अगर मैं इसको सब कुछ बताता हूँ तो उस प्रेतनी को पता चल जाता है, अब फिर वो मेरी जान ले लेगी, मेरे बदन से एक एक बूंद खून को निचोड़ देगी, मुझे मार डालेगी। अब एक तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं कि मैं अब क्या करूं, अब किधर जाऊं मैं, कैसे मैं बताऊं? अगर मैं बताता हूं उसको पता लग गया, फिर तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। लड़की कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है अब तुम मुझे बताओ। लेकिन प्रेम जी बताते नहीं, डरे रहते हैं।
आंखों से आंसू निकलता रहता है। और तब लड़की को शंका होता है। अब फिर कहती है कि प्रेम, तुम मेरी तरफ देखो, बात क्या है? तुमने कहा था ना कि रात में मैं तुम्हारे पास में आती हूँ, कहीं तुम भूतनी का शिकार तो नहीं हो गए? जो हमारे कारीगर के साथ में हुआ था, तुम ऐसे ही उसी के शिकार तो नहीं बन चुके हो? क्या उसके साथ में तुम रात बिताते थे, जो ऐसी बात मेरे से उस दिन कह रहे थे दोपहर में? प्रेम जी अब एकदम सर हिलाने लगते हैं, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोलते हैं। और तब लड़की को लगता है कि ये तो बंदा फंस चुका है, अब करे तो क्या करे। एक एक करके सारी बात बोलती है, कहती तुम अपने मुंह से मत बोलो, सिर्फ हाँ में जवाब दो या ना में जवाब दो। क्या उस प्रेतात्मा ने तुम धमकाया है? ये बात किसी को मत बोलना, तुम अपनी जुबान मत खोलो, मैं जानती हूँ। तुम बस सर हिला दो, ना में हाँ में। तब वो हाँ में सर हिलाते हैं। एक एक करके सारा सवाल पूछ लेती है। कहती है तुम उस लड़की के साथ रात बिताते थे? तब सर हिलाते हैं। मतलब उस लड़की को पता चल जाता है, सब कुछ समझ जाती है। अब उसके बाद में उनके पिता आ जाते हैं। पिता अब देख करके प्रेम को डरा हुआ रूप अब पूछते हैं, बेटा बात क्या है? क्या आपस में तुम दोनों का झगड़ा हो गया क्या, किसी बात को लेकर के? मुस्कुराते हुए अब वो लड़की तो बता चुकी थी कि मैं इनसे प्रेम करती हूँ। एक तरह से लड़का भी सुंदर था, जवान था, अच्छे परिवार से था, लेकिन किस्मत का मारा हुआ था। उनके पिता ये सब समझ रहे थे। समझ रहे थे कि घर जमाई बनकर रहेगा हमारा, सब होटल संभाल लेगा, सब कुछ कर लेगा। अब बैठे बैठे दामाद इससे बढ़िया कहाँ मिल सकता है। वो भी राजी थे, वो भी खुश थे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में जब उसका डरा हुआ चेहरा देखते हैं, तब कहते हैं बेटा बात क्या है? लड़की कहती कि ये नहीं बताएगा, मैं आपको बताती हूँ। एकांत में ले जाती है, अब पूरी बात बता करके तब लौटती है। पिता का चेहरा उतरा हुआ है, लड़की भी अब एक तरह से खामोश हुई पड़ी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसका इलाज क्या है। पिता सोचते हैं, तब तक ग्राहक का आना जाना हो जाता है। अब पिता कहते हैं अपनी बेटी से कि बेटी मैं आज काम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक जगह पर। मैं एक ऐसे महात्मा और ऐसे ज्ञानी को जानता हूँ, शायद हमारी मदद करेंगे और मुझे आने में टाइम भी लग सकता है। लेकिन तुम लोग डरना नहीं, आज मैं उसका आर पार करके जाऊँगा। हद हो चुका है। अब देखो ना, ऐसा मैं सुनता था हमारे कारीगर साथ में होता है, और देखो ये इस कारीगर को भी अब एक तरह से हमारा दामाद हुआ है, इसको भी उसने काबू कर दिया है। अब इसकी अंत करना है। अपने बेटी को समझा करके अब फिर अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। रात को लौटते हैं 8 बजे के आसपास में, तो उनके साथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, सफ़ेद कपड़ा पहने, गले में कंठी माला लगाए हुए, टीका लगाए हुए, पंडित सा लग रहा है, लेकिन उम्र बहुत काफ़ी है। अपने ट्रक में लेके आए थे, अब पूरी बात बता दिए थे। अब इसके बाद अब होटल का काम था, जब मंदा हो जाता है, ग्राहक नहीं होता है, अब तब जा कर के उनकी एक जगह पर बैठकी होती है। वो जो महात्मा हैं अब प्रेम से पूछते हैं कि बेटा सच सच बताना, अब डरने की जरूरत नहीं है, उसकी तू धमकी में मत आना, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मैं आ चुका हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। देखने में कैसी है, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, कैसे करती थी, एक एक बात को जानकारी लेते हैं। आप प्रेम जी डरते हुए कि अब तो मैं बता रहा हूँ, अब मेरे साथ में ना जाने क्या होगा, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं सही कर दूंगा, तुम विश्वास रखो और मेरे पर भरोसा रखो। देखो आज की रात ही सब कुछ मैं कर दूंगा। अब फिर जो भी वो पोटली वगैरह लेके आए थे सब इकट्ठा करते हैं, और वहाँ पर अब तंत्र मंत्र का खेल चलने लगता है। उन पर तरह तरह का पानी वो लेके आए थे, पानी डाल रहे हैं प्रेम जी के ऊपर में। और जब पानी पड़ता था ना, तो प्रेम जी को ऐसा लगता था कि जैसे उनके बदन में आग लग गया हो, ऐसा अपने आप को महसूस करते थे। अब इस तरह करते करते कम से कम 2.5 घंटे तक वो सब कार्यक्रम चला तंत्र मंत्र का। अब फिर एक बार ऐसा वक्त आया कि प्रेम जी बेहोशी में जा चुके थे। जब उनको उठाते हैं, होश में लाते हैं ना, तब तांत्रिक बाबा पूछते हैं कि बेटा अब बताओ, पहले में अभी में तुम्हारे बदन में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? तब प्रेम जी उठ के खड़े होते हैं। वाकई में उनका बदन हल्का फुल्का लग रहा था, और कह रहे कि हाँ बाबा फर्क तो महसूस हो रहा है। पहले भारी भारी शरीर सा लगता था, दर्द सा महसूस होता रहता था, अंदर अंदर जैसे लगता था कि बुखार सा है, लेकिन ये सब खत्म हो चुका है। बाबा मुस्कुराते हैं, आप फिर एक जैसे कोई रक्षा कवच बना के देते हैं और गले में डाल देते हैं, इसको तुम उतारना मत, 6 महीने तक कम से कम अपने पास में रखना।
अब देख लेना, आज के बाद वो प्रेतात्मा लड़की तुम्हारे पास में नहीं आएगी। अब वैसा ही होता है। 6 महीने तक क्या, अब साल भर गुजर चुका था। एक तरह से जो अब उनकी प्रेमिका थी, अब पत्नी बनने वाली थी। और वही जो डर था प्रेम जी के मन के अंदर में, वो सब अब धीरे धीरे करके बाहर निकल चुका था। आखिरकार उनकी शादी भी हो जाती है। एक तरह से उस होटल के अब उनका मालिक भी हो जाते हैं। होटल पहले से ज़्यादा अब फैलाव हो चुका था। अपने हिसाब से उन्होंने अब होटल का विस्तार कर दिया था। नॉन वेज भी बनता था, वेज भी बनता था, लड़के वड़के सब रख लिए। अब वो शादी होने के बाद में अपने पत्नी को ढाबा में लाते नहीं थे। पत्नी उनका घर संभालती थी और वो ढाबा संभालते। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेम जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो भूत प्रेत से संबंधित हो, तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। मेरे अकाउंट पर, जीमेल अकाउंट पर और इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हाँ, फिर हम कल मिलते हैं ना, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी को लेकर के। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।